हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपका पूरा एक्ट वाला सेक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपका अधिनियम है, नियम है, अधिकार हैं, वहाँ से प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखना जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो कई सारे बच्चों का मैसेज था कि मैम इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से करा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं जिस टाइप के बन रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो MCQs क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनको हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, अभी एक दो कर लेते हैं, बाकी अपन पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आप देख लीजिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है, जिसे आप FASSAI बोलते हैं, फूड सुरक्षा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। तो इसका उद्देश्य क्या है आप लोग बताइए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का संरक्षण करना, खाद्य पदार्थों की कीमतों का निर्धारण करना, के किसानों को सहायता प्रदान करना, उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। तो ये क्या करता है आपका, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारण करने का काम क्या करता है, FSAI। आपका FSI है ना, जो पढ़ा होगा आई है, ठीक है, ये आपका क्या करता है, निर्धारित करता है। तो अब बाकी प्रश्न भी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको हम थोड़े देर के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो उस तरह से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अपन कर ही लेते हैं, देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को किसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो किसकी जिम्मेदारी दी जाती है, चार ऑप्शन है। खाद्य उत्पादों को मान्यता देना, खाद्यों की कीमतों पर नियंत्रण करना, या खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर नियंत्रण रखना, या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी करना। तो क्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, खाद्य पदार्थों की निगरानी करना इसका आंसर है। तो सेम कलर है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा। पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे पॉक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पॉक्सो एक्ट कब का है आपको पता है, 2012 में जब निर्भया केस हुआ था उसी के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट आपका बना दिया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को शारीरिक उत्पीड़न से बचाना, बच्चों के यौन उत्पीड़न से बचाना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के लिए रोजगार अवसर सृजन करना। तो पॉक्सो एक्ट क्या करता है, आपको शारीरिक जो यौन उत्पीड़न होते हैं उससे बचाने का कार्य करता है, किससे, यौन उत्पीड़न स्पेशली, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पॉक्सो अधिनियम 2012 का तहत यौन उत्पीड़न की पीड़ित हो सकता है। तो यौन उत्पीड़न में कौन, कोई भी बच्चा, ये लड़का लड़की या फिर ट्रांसजेंडर भी इसके अंतर्गत, यानी लिंग न्यूट्रल है। इसमें किसी भी लिंग का निर्धारण नहीं है कि बॉयज़ होगा, गर्ल्स होगी या फिर ट्रांसजेंडर होगा। जिसके साथ भी इस तरह की घटना होती है वो सभी इसके अंतर्गत कंसिडर होंगे, और जो लिंग है आपका, सेक्स है, वो आपका क्या है, न्यूट्रल रखा गया है। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत दंड की अवधि कितनी हो सकती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा अवधि क्या है, 10 से 20 साल है, परंतु ये आपकी आजीवन, यानी जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी जब तक भी हो सकती है, प्लस आप मृत्यु दंड भी हो सकता है। तो इस तरह की जो सज़ा है इस अधिनियम में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा क्या है। तो दहेज की परिभाषा किस तरह की होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपको दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, और थर्ड दिख रहा है, फोर्थ दिख रहा है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौन सा, विवाह के दौरान या बाद में लड़की के परिवार से लड़की के पति या उसके परिवार को दी जाने वाली संपत्ति किस में आती है, दहेज के अंतर्गत आती है, ये आपके मांगने पर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने के लिए दंड कितना है। तो आप सभी बताइए कितना दंड का निर्धारण किया गया है। तो इसका आंसर आपको, आपने धारा अगर 3 पढ़ी होगी तो उसमें आपको इसकी जो सज़ा है वो निर्धारित की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर होगा 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष और 15,000 जुर्माना। दहेज लेने और देने के लिए दंड है, ये आपका धारा 3 में बताया है। कहाँ पर, 3 में, अभी अपन इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका थोड़ा गलत है, क्योंकि ये धारा 4 पे बात करता है, जहाँ पर आप दहेज मांगते हैं उस कंडीशन में आपको 3 जो है सज़ा होती है, उसको भी बात करेंगे कितनी होती है, परंतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर 5 साल होगा। तो ध्यान रखना है, धारा 4 को भी डिस्कस करेंगे, 5 को भी डिस्कस करेंगे। तो बाल श्रम निषेध जो अधिनियम है आपका 1986 का, उसके बारे में देखिए। तय 14 वर्षीय कम आयु के बच्चों को किस प्रकार के कार्य में संलग्न करना अपराध माना जाएगा। तो कारखाने में कार्य करना, कृषि में कार्य, घरेलू काम करवाना। तो ये क्या है, उपयुक्त सभी, आप इसमें से किसी भी तरह का कार्य बच्चे से नहीं करा सकते हैं। और फिर कंडीशन अगर दी जाती तो उसके अनुसार देखते हैं। नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को कौन से कार्य करने की अनुमति है। कोई भी खतरनाक कार्य, गैर खतरनाक कार्य, केवल शारीरिक श्रम और कोई कार्य नहीं। तो ऐसे बच्चे गैर खतरनाक कार्यों में
कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम का उपयोग करता है तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू आंसर इसकी 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा प्रश्न आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। अब देखिए, थोड़ा ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है, मेरी लैंग्वेज में है, पर मैं आपको समझा दूँगी कि इसमें है क्या चीज़। तो अपन जब शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं तो इसी तरह के बनाते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, परंतु मैं आपको समझाने के लिए मैंने जल्दी-जल्दी में प्रिपेयर किए हैं, तो मैं आपको समझाती जाऊँगी, तो आप लोग इसको थोड़ा नोट डाउन भी कर सकते हो या अपने माइंड में सेट कर सकते हो। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पहला तो आपको याद रखना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है, तो ये कब का है? 2013। तो एक डेट तो आपको याद होगी, अगर डेट आता है, वैसे डेट से पूछा नहीं जा रहा है, परंतु ये पूछा ज़रूर जा रहा है कि अधिनियम कब का है, ठीक है। डेट नहीं आ रही है, आपको 10 सितंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ध्यान रखने के लिए देख लीजिए। 10 सितंबर में ये अधिनियम है आपका जो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इसमें 45 कुल धाराएं, ध्यान रख सकते हो। वैसे आ नहीं रहा है, परंतु ये आपका पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि ग्रामीण क्षेत्र को 75% और शहरी क्षेत्र का 50% आपका क्या कर सकता है, ये कवर करता है। कौन सा? खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और एक और चीज़ याद रखिए, आप में जो 2002 में 35 केजी अनाज का इसमें प्रावधान कर दिया गया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, ठीक है। मतलब 2013 का अधिनियम भली है ये, परंतु पहले से ही 35 केजी अनाज का प्रावधान था। सिर्फ 6 माह के और जो माह में क्या करना है, जो निःशुल्क भोजन प्रदान करना है, किस लोगों को प्रदान किया जाता है, इस अधिनियम में बताया गया स्पेशली गर्भवती महिला होती हैं और शिशु जन्म देने वाली महिलाओं को क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो मातृ वंदना योजना है ना आपकी 2017 की, उसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसी को इसके अंतर्गत कंसीडर भी कर लिया है। और एक और इसके अधिनियम में बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाता है, या फिर 8वीं तक के बच्चे को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है स्कूल के माध्यम से, ठीक है। और जब भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें भत्ता देने की व्यवस्था है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना है, जैसे कोरोना में भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए तो उन बच्चों के अकाउंट में बाकायदा पैसे सरकार के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। आंतरिक निवारण तंत्र होता है जिसका प्रमुख कौन रहता है, अपना राज्य सरकार रहती है। थोड़ा ध्यान रखिए, वीडियो लंबी भी हो सकती है, परंतु कोई बात नहीं है, पर हमारे जहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन अगर हमारे सही होते हैं तो हम 10 से 15 क्वेश्चन सही करने के लिए थोड़ा वीडियो को एडजस्ट भी आप लोग कर लेना, ठीक है। एक आपका देखो पूछा जा रहा है, खाद्य संरक्षण जो आयोग है उसमें कितने सदस्य हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप ध्यान रखिए, जो राज्य का खाद्य संरक्षण आयोग होता है उसे राज्य सरकार करती है, ध्यान रखना। जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है, तो ध्यान रखना है कौन, राज्य सरकार आपका खाद्य संरक्षण आयोग बनाती है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, या तो 5 वर्ष तक रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, ये आप ध्यान रखना है। और इसका गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया था, 21 जुलाई 2017 को किया गया था, ध्यान रखना है। वर्तमान अध्यक्ष जो वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं, तो थोड़ा अध्यक्ष भी ध्यान रख लेना, क्योंकि पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको जो सभी ध्यान रखना है। थोड़ा जल्दी स्पीड इसलिए है, आप लोग कम करके भी देख सकते हो कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर सकें, ठीक है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं करता है तो 5,000 रुपये का आपको जुर्माना हो सकता है। और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि नियम जो कब कौन किस धारा के तहत बनाया जाता है, तो बस एक चीज़ देख लीजिए, जो 6 मंथ से लेकर 3 ईयर का बच्चा है उसे कितनी कैलोरी इस अधिनियम में बताई गई, 500 कैलोरी उसके लिए, और प्रोटीन की मात्रा 12 से 15। अगर 3 से 6 ईयर का बच्चा है तो 500 कैलोरी ही लेगा और 12 से 15 प्रोटीन लेगा। अब अगर कुपोषित बच्चा है तो क्या 6 मंथ से 6 वर्ष का जो बच्चा है 800 कैलोरी लेगा, इनसे 300 कैलोरी अधिक और 20 से 25 प्रोटीन एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। अगर निम्न प्राथमिक कक्षा वाला बच्चा है तो 450 के आपका कैलोरी लेगा और 12 प्रोटीन लेगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक कक्षा वाला है तो 700 कैलोरी और 20 प्रोटीन लेगा, ठीक है। गर्भवती और स्तन कराने वाली जो महिलाएं हैं, वो स्तनपान जो बच्चे को कराती हैं, 600 कैलोरी इनको ज़रूरत है और 18 से 20 आपकी प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको याद हो गया होगा साथ में ही। और नेक्स्ट आपका जो अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 कब का है, 1956 का ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कब लागू हुआ, ये पूछ ही नहीं जा रहा, तो ये बस मैंने तैयार कर, एक बार आप देख लीजिएगा, परंतु इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है, तो एसटी कम्युनिटी पर लागू नहीं होता है, उस पर उसके ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो लागू होते हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से लागू उन पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो जनजातीय नियम हैं वो लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में से यही है कि पुत्री को जो अधिकार कब दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 9 सितंबर 2005 में पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था, बराबरी का अधिकार यहाँ पर उन्हें पुत्री को प्रदान किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो जो बाल श्रम निषेध अधिनियम कब का है ये आपको याद रखना चाहिए। 1986 का अधिनियम है बिल्कुल। याद कब लागू हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछा ही नहीं जा रहा, तो हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो इसमें आपको दिख रहा है, मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो आपके एंड टाइम पर एग्जाम में बिल्कुल आपके सही क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, इस अधिनियम में 14 वर्ष के बच्चा का कोई बच्चा है तो 3 घंटे ही काम करेगा। ठीक है, जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। ठीक है, 7 PM से 8 AM रात में काम नहीं, अनुमति नहीं है। ये बच्चे क्या है 7 बजे से रात में सुबह 8 बजे तक कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, ओवर टाइम इनसे कोई नहीं करवा सकता है। सप्ताह में इन्हें अवकाश देना ज़रूरी है। जो आपके बच्चे काम करते हैं सिर्फ ये बच्चे कैसे 3 घंटे ही काम करेंगे। ठीक है, और स्कूल आपके जो फर्स्ट टाइम जो 3 माह में 1 साल की सज़ा, अगर कोई इनसे मतलब आपने इनसे काम करवाया बच्चों से जो काम निर्धारित नहीं वो भी करवाया तो आपको 1 साल 3 माह से लेकर 1 साल की सज़ा हो सकती है। फर्स्ट टाइम आप इस तरह की गलती करते हैं और 10,000 से 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर आप सेकंड टाइम वही काम करते हैं यानी आप एम्प्लॉय रख रहे हैं किसको, एक बच्चे को, तो आपको 6 मंथ से लेकर 2 ईयर की सज़ा हो सकती है। ठीक है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर सज़ा से पूछा जाता है तो अपन गलत ना हो। देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा शिशु देखभाल में शिक्षा एक चैप्टर ही पूरा है, तो वहाँ पर यह अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा पूछा भी जा रहा है। 2000 का 9 का अधिनियम है। ठीक है, और इसकी लागू डेट थोड़ा याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 है। ठीक है, थोड़ा बाद में, और ये ज़रूरी नहीं है याद करने की कितनी धाराएं कितने अध्याय, पूछा ही नहीं जा रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको गलत नहीं बता रही हूँ कि पूछा ही जाएगा, पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है इसकी कि कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ और कितनी धारा है। ठीक है, सिर्फ डेट पूछी जा रही है कि अधिनियम कब का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 21 के तहत शिक्षाओं को मौलिक अधिकार माना। जो आपका 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय आर्टिकल 21 के तहत क्या मान लिया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया था। परंतु आर्टिकल 21A है, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट तो आपको मान लिया जाता है, 21 में आपका दिया गया है कि जीवन का अधिकार दिया गया है ना, उसी में मान लिया गया था। परंतु 21A आपका कब जोड़ा गया था, आपको पता है कब, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसके तहत 21A जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट के आर्टिकल जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें जो 25% सीटें हैं ना वो निजी क्षेत्र में आपको किसके लिए रिजर्व रखने की ज़रूरत है, जो आपके वंचित वर्ग हैं, दुर्लभ वर्ग हैं, उनके लिए रखना होल्ड है। तो थोड़ा ये याद कर लेना आप लोग, कितने 25% सीटें आपको होल्ड रखनी पड़ेंगी आपके किसके लिए, दुर्लभ और जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, आप किसी भी तरह के बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस अधिनियम में बताया गया है। एक आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति बनेगी जिसमें माता पिता और संरक्षक और शिक्षक भी शामिल होंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। और छात्र अनुपात जो रहेगा, एक टीचर पर 30 बच्चे रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है 1 टीचर पर। और शिक्षक की नियुक्ति आपकी कहाँ कहाँ कर सकते हो, आप राहत में कर सकते हो, आपदा में कर सकते हो, चुनाव में, जनगणना, इन चारों के अतिरिक्त आप किसी भी क्षेत्र में शिक्षक की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो, अतिरिक्त कार्यों में नहीं। ठीक है, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनेगी जिसमें आपके 5 सदस्य होंगे, थोड़ा ध्यान रखना है, केंद्र सरकार इनको बनाएगी और अपॉइंटमेंट करेगी। एक राज्य सलाहकार परिषद होती है, इसमें राज्य सरकार बनाएगी और इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, और सॉरी आप ऊपर वाले में भी 15 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक और चीज़ देख लीजिएगा, एक टीचर पर अधिक नहीं, मतलब जो बच्चे हैं एक टीचर पर 40 से अधिक नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। और अगर जो आपके 61 से 90 बच्चे इनके बीच में है तो 3 शिक्षक रहेंगे। अगर 41 से 60 के बीच में है तो 2 शिक्षक आपके रहेंगे। 99 से लेकर 100 के बीच में आपके स्टूडेंट्स हैं तो 5 टीचर रहेंगे। थोड़ा ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है अगर आ जाता है तो पेपर में। और 6वीं कक्षा में अगर कोई बच्चा है तो 1 अनुपात यानी 1 टीचर पर 35 बच्चे आपके रहेंगे। और थोड़े घंटे देख लीजिए, अगर 1 से 5 तक का बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे 200 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, सॉरी 200 दिन वो पढ़ाई करेगा और 8,800 घंटे वो आपका स्कूल में देगा। वो आपके 1 साल में जितना भी देता है 200 दिन वो स्कूल जाएगा और 800 घंटे ही पढ़ेगा। ठीक है, 6 से 8 साल का 8वीं कक्षा का कोई बच्चा है, मतलब कक्षा की बात कर रहे हैं, 1 से 5 की कक्षा की बात कर रहे हैं अपन ने, 200 दिवस में 800 घंटे, और 6 से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 220 आपके दिवस में 1000 घंटे वो पढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और टीचर का जो ट्रेनिंग है वो 45 शिक्षण घंटे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और चलो नेक्स्ट जो अधिनियम है आपका इंपॉर्टेंट है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और अधिनियम 2015 का है। ठीक है, ये आपका 2016 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। डेट याद नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ क्या याद करनी है, जो किशोर न्याय बोर्ड बनेगा उसमें एक अध्यक्ष होगा, 3 वर्ष का अनुभव उसे होना चाहिए, 2 सदस्य होंगे। ठीक है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, 7 ईयर का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है,
और जो भी बच्चा रहता है उसे कभी भी मृत्यु और आजीवन की सज़ा नहीं दी जाती है। ये ध्यान रखना है, उसके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है उनको मृत्यु और आजीवन की सज़ा नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर कोई बच्चों से भीख मंगवाने का कार्य करता है तो 5 वर्ष की सज़ा प्लस 1 लाख रुपये आपको जुर्माना दे सकता है। अगर सेकंड टाइम वही चीज़ आप दोहराते हो तो 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपये आपको जुर्माना हो सकता है। थोड़ी धाराओं से प्रश्न आ रहे हैं तो थोड़ा इसको करके जाना है, क्योंकि ये धारा से स्पेशली नहीं पूछा जा रहा, परंतु ऐसे पूछा जा रहा है कि कितने देर की सज़ा हो सकती है या फिर कौन उस मामले को सुनेगा, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा उसके लिए तैयार रहिए। तो जैसा मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ इसको पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपकी गलत नहीं होने वाले। एक मातृत्व लाभ अधिनियम, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। 1961 का है। थोड़ा यहाँ पर पढ़ने में कई सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो प्रसूति सहायता वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 42 है, ठीक है। ध्यान रखना है कहाँ पर दिया गया है, 42वें अनुच्छेद में दिया गया है। देखो, प्रसव और गर्भपात की समाप्ति पर 6 सप्ताह तक आपके नियोजन से छूट है, आपको काम पर नहीं बुलाया जाएगा। 80 और आपको जो प्रेगनेंसी जो लीव है वो जब भी मिलेगी जब आपने 80 दिन काम किया हो, आपके जो ईयर है उसमें 80 दिन काम किया हो, जब ही आपको मैटरनिटी लीव है वो मिलेगी। जो कितने दिन की मिलती है, 26 सप्ताह का लाभ मिलता है, ठीक है। जब आपका प्रसव की समाप्ति पर 8 सप्ताह प्रसव की समाप्ति की तिथि से आपको चिकित्सीय लाभ भी मिल जाएगा अलग से, ठीक है। और ये आपका वैसे तो 36 सप्ताह रहेगा, एक्सटेंड आपका किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है, आपको अगर कोई मेडिकली इंजरी हुई है तो, ठीक है। अगर आपने कोई बच्चा गोद लिया है तो 12 सप्ताह का आपको अवकाश मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, जब आपका बच्चा गोद लिया है। जब गर्भपात हुआ है तो 6 सप्ताह की छुट्टी ले सकते हैं। जब नसबंदी यानी ऑपरेशन कराया है तो आपको 2 वीक्स की छुट्टी यहाँ पर मिलती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 2 वीक्स वाला, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और देख लीजिए, PNDT जो प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 है, ठीक है। इसमें क्या है, आप बच्चे की लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। ये 1996 में लागू हुआ था। अगर आप बच्चे का लिंग परीक्षण कराते हो तो आपको 3 साल की सज़ा, 10,000 रुपये का जुर्माना होता है वही, और 5 वर्ष के लिए आपका लाइसेंस क्या है, आपका लाइसेंस इन द सेंस आपका जो हॉस्पिटल है, आपका जो क्लिनिक है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर दोबारा आप वही चीज़ करवाते हो, यानी वही चीज़ अपने हॉस्पिटल में करवाते हो, तो आपको 5 साल की सज़ा प्लस 50,000 रुपये का जुर्माना, यहाँ पर आपको 10,000 का देना है, और स्थायी रूप से आपका लाइसेंस यानी आपका जो क्लिनिक है, आपका हॉस्पिटल है, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सती प्रथा निषेध अधिनियम है, वो आपको देख लेना है। सती के लिए अगर कोई भी आपको कहता है कि आपको दुष्प्रेरण करता है, यानी दुष्प्रेरण इन द सेंस आपको उकसाता है, तो उस व्यक्ति को अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आपको भी मृत्यु होगी, यानी आपने दुष्प्रेरण किस प्रकार का किया, आपको भी मृत्यु होगी। अगर मृत्यु नहीं होती है, प्रयास होता है, तो आपको आजीवन हो सकता है प्लस जुर्माना हो सकता है। अगर कोई महिमा मंडल करता है कि सती होना चाहिए और इस तरह से मतलब प्रोत्साहन करने का कार्य करता है, महिमा मंडल टाइप का, तो 1 साल से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर 1 साल की सज़ा होती है तो 5,000 जुर्माना देना पड़ेगा। अगर 7 साल की सज़ा होती है तो वहाँ आपको 30,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मंदिर है जो 20 साल से पुराना है, अगर वो कोई सती प्रथा को प्रमोट करता है तो सरकार उस मंदिर को हटा सकती है, जो राज्य सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 साल पुराना मंदिर ही हटाया जा सकता है, और उससे ज़्यादा है तो अलग प्रोविज़न उसके लिए होगा, परंतु इस अधिनियम में नहीं है। नेक्स्ट है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब का है, 1956 का। ये अधिनियम कब का है, 1956 का है। ध्यान रखना है थोड़ा, यह वेश्यावृत्ति से है। वेश्यावृत्ति चलाने वाले, अगर कोई वेश्यावृत्ति जो गृह चलाता है, आपको 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है और 2,000 रुपये का जुर्माना, कठोर दंड हो सकता है। अगर पुनः आप लोग इस चीज़ में पकड़े जाते हैं तो 2 से 5 साल की सज़ा प्लस आपको 2,000 रुपये का दंड और साथ में कठोर कारावास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेश्यावृत्ति की अगर कोई कमाई पर जीवन यापन करता है तो वो 2 वर्ष की सज़ा होगी और साथ में आपको 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई वेश्यावृत्ति के लिए किसी को खरीदता है तो 1 से 2 वर्ष की सज़ा होगी प्लस 2,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट अधिनियम क्या है अपना, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ठीक है। इसका इतना ही ध्यान रखना है, यह अधिनियम कब का है, 1986 का है। नेक्स्ट आपका क्या है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का है, ठीक है। ये छोटे छोटे अधिनियम हैं, थोड़ा डेट इनकी याद रखना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, ठीक है। और ये हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 39D में भी बताया गया है, 39 क्लॉज डी में इसमें बताया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
थोड़ा इतना ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये आपका कब का है? अधिनियम तो आपको 2005 का है, परंतु जो पारित हुआ था 2006 में और लागू हुआ 2007 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम के बारे में। ठीक है, आयोग बना था आपका 2007 में 5 फरवरी को ही। ठीक है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और आपके 6 सदस्य होते हैं और 2 महिलाएं होती हैं, एक ST/SC का सदस्य होता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, और अगर राज्य स्तर पर है तो राज्य सरकार बनाएगा, अगर केंद्र स्तर पर है तो केंद्र सरकार बनाएगा, इतना तो ध्यान रखना है। और 2 कार्यकाल होते हैं, यानी 2 बार के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं इनको। 3 से 63 वर्ष इनकी आयु होती है। अगर सदस्य है तो आपका 3 से 60, यानी अध्यक्ष है 3 से 65 ईयर का रहेगा। और यह प्रश्न आपका अभी पूछा गया तो जो आपका पर्यवेक्षक का एग्जाम हो रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट 2012 का है। यह हमने देख लिया किस तरह का है, और थोड़ा इसमें गंभीर अपराधों के बारे में बताया गया है जैसे। और आपके BNS का जो एक्ट आपका पॉक्सो जैसे से संबंधित है वो धारा 64 में है। अगर कोई इस तरह का मतलब क्राइम करता है तो उसके लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं के बच्चों से संबंधित जो अधिकार हैं। जैसे हमें पता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी महिलाओं को अधिकार दिए गए, जैसे नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का था। इसमें लड़की की आयु 14 वर्ष की थी, इससे कम पर अगर विवाह किया जाता है तो वो आपका बाल विवाह के अंतर्गत आता था। सम्मति आयु अधिनियम, इसमें 12 वर्ष की लड़की को क्या बताया दिया था कि बाल विवाह 12 वर्ष के ऊपर की होता है, 12 वर्ष के नीचे होता है तो बाल विवाह, ऊपर से होता है तो ठीक माना जाएगा कि हाँ बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आता। एक शारदा अधिनियम आया था 1929 में। ये आपके 14 वर्ष लड़की के लिए और 16 वर्ष आपके लड़के की निर्धारित की गई थी, यानी इससे कम एज में आपका विवाह होता है तो आप बाल विवाह की जो कैटेगरी में वो आ जाते हो। ठीक है, एक भारत सरकार का बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सबसे पहले जो था वो आपका 1929 का था, और फिर जब हम आज़ादी के बाद बनाया गया था तो 2006 में बनाया गया था, 2007 में लागू हुआ था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक ही चीज़ याद रखनी है कि बाल विवाह की जो आयु है 18 वर्ष लड़की के लिए, 21 वर्ष क्या है लड़के के लिए। इससे कम में आयु में विवाह होता है तो अगर लड़की का कम में होता है तो बाल है, और लड़का कम होता है तो बाल, दोनों बालक हैं। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लीजिए, धारा 3 क्या कहती है, शून्य करनी विवाह आहे आप अपनी शादी को क्या करवा सकते हो, शून्य करवा सकते हो। विदाउट डाइवोर्स के आपकी शादी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, आप उस बंधन में नहीं रहोगे। ठीक है, फिर आप भरण पोषण मांग सकते हो धारा 4 में। ठीक है, भरण पोषण का आपको अधिकार है। और बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे आपके वैध होंगे धारा 6 के अंतर्गत। धारा 9 में बताया वयस्क पुरुष विवाह करता है तो दंड, अगर वयस्क पुरुष किसी ऐसी लड़की से विवाह करता है जो 18 सालों से कम की है तो आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, या 1 लाख रुपए, या दोनों आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, धारा 15 कहती है ये अपराध कैसा है, संज्ञेय है, यानी ऐसा अपराध है जिसमें आपकी बिना वारंट के आपकी अरेस्ट किया जा सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है और गैर जमानती है। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का, इसमें अभी ये पारित नहीं हुआ है। 18 से 21 वर्ष लड़की की सद्विवाह की आयु करने का ऐसा इनिशिएटिव लेने वाली है सरकार, तो अभी देखते हैं कब होता है। लाड़ो अभियान 2013 का है, और ये थोड़ा ध्यान किसके लिए संबंधित है, ये बाल विवाह को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम अपन ने देख लिया है, 75-50 का रेशियो है। ठीक है, केंद्र सरकार का क्या है, इसमें जो सब्सिडी युक्त है तो केंद्र सरकार इसमें 40% पैसा खर्च करती है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार आपका 40% पैसा है वो देती है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिए, इस अधिनियम के तहत जो महिला के नाम पर ही परिवार का क्या बनता है, राशन कार्ड। और कौन सी महिला आपकी इसमें अंदर आएगी, तो जो 18 वर्ष से ऊपर की 18 वर्ष की महिला आपकी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें अपन ऊपर पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाता है आपका ये वाला। और एक और योजनाएं देख लीजिए, योजनाओं से प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो 10 से 15 योजना मैंने आपकी योजना वाला सेक्शन कंप्लीट कराया हुआ है। और पुरानी वीडियो है, परंतु पर्यवेक्षक के लिए ही बनाई हुई थी। अभी लगभग 1 महीना हो गया है, तो आप लोग जाओगे सर्च करोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी, तो वहाँ से वो सारी योजनाएँ आप कंप्लीट कर लेना। अंत्योदय अन्न योजना कब की है, 25 दिसंबर 2000 की है। इसमें आपका क्या था, अंत्योदय अन्न योजना में आपको जो सस्ती रेटों पर क्या अन्न उपलब्ध कराना था, जैसे गेहूँ आपको 2 रुपये
रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो, मोटा अनाज 1 रुपये किलो और 35 केजी आपको अनाज देना है पर परिवार, ठीक है। एक और है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये आपकी कब की है, 2020 की है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, और इसको पुनः प्रारंभ कर दिया 2023 में, क्योंकि इसका जो कार्य था इस जितने समय के लिए ये आपकी चलाई गई थी वो आपका समाप्त हो गया था, तो अब ये 2005 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। आपका फ्री में 5 केजी अनाज इसी योजना के तहत वितरित कोरोना से किया जा रहा है। नेक्स्ट है नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपका नवीनीकृत है जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, वो आपका 1992 में आया था। फिर एक टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 1997 में आया था। थोड़ा डेट याद रख लेना अगर पूछा जाए तो। विकेंद्रीकृत खरीद योजना है वो आपकी 1997-98 में आई थी। थोड़ा जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका रिवीजन क्लास है, अगर आप बहुत जल्द अच्छे से पढ़ाने लगे, यानी अच्छे से मतलब कि डीप में पढ़ाने लगे, तो टाइम इतना नहीं है कि आप लोग एक सेक्शन के लिए 10 से 15 के लिए आप 2-2 3-3 घंटे खत्म करें, तो 1 घंटे या 45 मिनट में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक है आपका जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, 2006 का है, अगर पूछा जाता है तो ये अधिनियम है। और जो अधिकरण आपका जो बना था 2008 में बना था, और जिसकी जो स्थापित हुआ था वो कब, 2011 में, मतलब बन गया था परंतु ये आपका स्थापित किया गया था 2011 में। ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, प्राधिकरण जो होता है उसका, और क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, कोलकाता में, थोड़ा ध्यान रखना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, खाद्य जो भारतीय खाद्य निगम 1965 में बना था, और ठीक है ध्यान रखना है कब, 1965 में बना था। मध्य प्रदेश में खाद्य आयोग कब बना था, 11 अप्रैल 2017 को, और किस धारा के तहत बनता है, 16 क्लॉज 1 के तहत, अपने ऊपर देख लिया इसके अध्यक्ष वगैरह, ठीक है। राशन मित्र जो है मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा पोर्टल है आपका, वहाँ से आपको जानकारी प्रदान होती है। एक आपका दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, ठीक है। इसमें दहेज 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। 3 क्या कहता है, थोड़ा धाराओं से प्रश्न आ रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा। धारा 3 में क्या है, दहेज लेने देने, मतलब आप दे रहे हो ले रहे हो, दोनों के लिए 5 साल की सजा है, 15 + 15,000 रुपये का जुर्माना, या दहेज के मूल्य के बराबर आपको पैसा देना होगा। ये आप सजा ले लीजिए या दहेज के बराबर आप पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। दहेज मांगने पर आप अगर दहेज मांगते हो 2 साल की सज़ा आपको हो सकती है, प्लस 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। आप किसी भी तरह का विज्ञापन देते हो न्यूज़पेपर में कि आपको लड़की की शादी में इतना दहेज देना होगा या मांगते हो, तो वो उसमें क्या है, आपको विज्ञापन पर क्या दिया है, प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आप इस तरह का विज्ञापन देते हो तो विज्ञापनकर्ता को 6 माह से लेकर 5 वर्ष की सज़ा या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धारा 5, दहेज लेने या देने के करार शून्य होगा। आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो भी करोगे वो स्टार्टिंग से क्या होगा, शून्य होगा। इस तरह का अपराध क्या कहलाता है, संज्ञेय, जैसे मैंने आपने बताया किस तरह का संज्ञेय अपराध होता है, आपको याद होगा, जिसमें बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जाता है, और असंज्ञेय में आपको वारंट लेके जाना पड़ेगा, जब भी आप किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, अजमानती असमनीय, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश ने भी एक अधिनियम बनाया, दहेज प्रतिशत अधिनियम 2004, जो 25 जून 2004 को लागू है। तो मध्य प्रदेश के तरफ से इतना ही याद रखना है कि अधिनियम कब आया था, 2004 में। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार से संबंधित, हमारे कहाँ पर जो पहले संपत्ति के अधिकार हमारे संविधान में दिए गए थे, 19 क्लॉज फर्स्ट और सब क्लॉज ऐप में दिए गए थे, ठीक है। और फिर इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा के 300A में आपको स्थापित कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को अब लीगल राइट बना दिया गया, ध्यान रखना है। एक आपका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है 1882 का, अभी भी यही चल रहा है अंग्रेजों के ज़माने का, ये बदला हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 का, तो ये ध्यान रखना है कब कब के हैं। एक घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 का, ये अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, इतना ध्यान रखना है। एक साझा घर होता है जिसमें पीड़िता के लिए रहने का स्थान होता है। एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी जो महिलाओं के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, किस तरह से पीड़ित हैं, तो वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़े जो NGO वगैरह हैं वहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ धाराएं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसमें क्या क्या है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, परंतु कमी ही है क्योंकि धाराओं से इतने स्पष्ट रूप से नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, विशाखा गाइडलाइन, कार्यस्थल निजी या सार्वजनिक पर आ रही है, ठीक है। और सी बॉक्स है, ये ऑनलाइन कंप्लेंट जहाँ पर कर सकते हो आप, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है सी बॉक्स। तो समझ, अगर ऑप्शन में आ गया सी बॉक्स क्या है, तो महिलाओं से संबंधित जहाँ पर वो अपनी शिकायत कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, ये आपका कब का है, 2013 का है, ठीक है। 9 दिसंबर को ये लागू हो गया था, और ये महिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी तरह का अपराध किया जाता है, चाहे छेड़छाड़ हो या लैंगिक उत्पीड़न हो, तो वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग, ध्यान रखना है 1990 का अधिनियम है, 92 में बना, 31 जनवरी 1992 का। इसमें एक और चीज़ क्या रखना है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु है, और एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, ठीक है।
इतना याद रख लेना। इसमें 6 सदस्यीय निकाय होता है। अगर मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, तो मतलब मध्य प्रदेश में 7 सदस्यीय निकाय है। इनका अध्यक्ष और सदस्यों की जो आयु होती है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक ये रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, सखी वन स्टॉप सेंटर 1 अप्रैल 2015 का है। निर्भया फंड 2013 में बना था, ये भी याद रख लेना। महिला एवं बाल विकास विभाग 1985 में बना था। ठीक, मंत्रालय 2006 में बना था। 2024 में महिला दिवस की थीम थी महिलाओं के निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। फिर महिला जो आयोग है मध्य प्रदेश में 1995 बना था। मैंने आपको बताया 1+6 यानी 6 सदस्य, इसके 7 सदस्य निकाय है। सब कुछ सेवा करता है, यहाँ पर राज्य सरकार करता है। ऊपर अगर पूछा जाए तो सब कुछ केंद्र सरकार करता है। कुछ अधिनियम से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है महिला को शारीरिक उत्पीड़न से बताना। ठीक है, महिला को क्या करना है, बचाना है, शारीरिक उत्पीड़न जिनके साथ होता है उससे बचाना है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है। तो कौन सी हिंसा शामिल नहीं है, जो सार्वजनिक स्थान पर जो जिस प्रकार की हिंसा होती है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी तीनों चीज़ें क्या है, घरेलू हिंसा में शामिल है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़ित की परिभाषा किससे संदर्भित करती है, तो पीड़ित की परिभाषा किससे संदर्भित करती है, किसी भी महिला जिसे घरेलू हिंसा का शिकार किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आर्थिक हिंसा का उदाहरण क्या हो सकता है, तो आय का नियंत्रण और धन का बहिष्कार, यानी महिलाओं को आप किसी भी तरह की धन से वंचित रख रहे हो, जो उसकी नीड है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो एक तरह की वो भी हिंसा में आती है। घरेलू हिंसा अधिनियम कि सुरक्षा आदेश का उद्देश्य क्या है, तो बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, पीड़िता को शारीरिक और सुरक्षा प्रदान करना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है, तो सभी, यानी विकल्प ऑप्शन डी, पुलिस सहायता, चिकित्सा और कानूनी सहायता तीनों प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को राहत देने में कौन सा प्राधिकृत अधिकार है, तो वो मजिस्ट्रेट को अधिकार है, मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घर की परिभाषा में क्या आता है, वह घर जिसमें महिला और उसके परिवार के सदस्य रहते हैं वो आपकी घर की परिभाषा में आता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मौद्रिक सहायता की परिभाषा क्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पीड़िता को आर्थिक सहायता देना इसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न है हमारा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में कौन सा संगठन सहायता प्रदान कर सकता है, तो महिला आयोग, पुलिस है, या लोक सहायता, या विकल्प सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारा ये पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया, जहाँ से प्रश्न बन सकते थे वो सारे अपने कंसिडर किए हैं। तो आप लोग बेझिझक होकर आप इस पूरी वीडियो को देखना, और आपके यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होने वाले। ये सारे डायमेंशन अपन ने कवर किए हैं, और आप लोग इसका नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, वीडियो को स्पीड में चला के पढ़ सकते हो। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के अपने एग्जाम के लिए। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, इसलिए इस पर टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाई गई। तो आप सभी अच्छे से करना, विद एमसीक्यूज विद थ्योरी हमने पूरा कवर किया है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आप लोग।